गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 6 अक्टूबर और डे है वेंसडे। तो जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस जो वो आपका आ चुका था 2021 का जो भी फर्स्ट टर्म है उसका सिलेबस, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों का जो सिलेबस आ चुका है 9 to +2। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो आपने सिलेबस देखा होगा, उसके बाद जो वो आपका जो सैम्पल पेपर है वो भी आ चुके हैं। तो सैम्पल पेपर को देखना जो बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो वो सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी 12 जो भी एमसीक्यूज हैं उनको जो वो यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब मैंने यहाँ पे जो वो सॉल्व करने की कोशिश की इनको, तो बहुत सारी यहाँ पे जो वो गलतियाँ देखी मैंने। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। इतना मतलब सैम्पल पेपर को देख के ही बच्चे डिसाइड करते हैं कि ऐसा जो वो पेपर आएगा, तो इतनी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी वैसे। तो बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जो वो गलतियाँ हैं इसमें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे सेशन 2021 मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स रेगुलर। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो एसओसी वाले हैं उनके लिए जो वो अलग सा पेपर है। देखो टाइमिंग यहाँ पे 3 आवर है, मैक्सिमम मार्क्स वो यहाँ पे कितने हैं 85 है। और यहाँ पे जो भी एमसीक्यूज है वो जो वो आपको 12 एमसीक्यू जो वो देखने को मिलेंगे। और 12 में से जो वो 10 आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, दो जो वो आपके लिए मतलब ऑप्शन है, दो को जो वो आप इनमें से छोड़ सकते हो। तो चलिए सीधे ही हम एमसीक्यूज पर आते हैं। जैसे फर्स्ट एमसीक्यूज है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे जो वो इसको सॉल्व किया जाएगा, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है इसको। जैसे फर्स्ट यहाँ पे पूर्णांक को हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों इसके वीडियो को देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में जो यहाँ पे दिया है मैंने, दोनों जो में जो वो समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे यहाँ पे दिया है पूर्णांक 12 और 15 का एचसीएफ जो वो है। तो यहाँ पे जो वो 12 और 15 का एचसीएफ आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, मसवा निकालना है, मत तो समापवर्तक निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के कई सारे मेथड है। या तो आप जो वो छोटे को जो बड़े से डिवाइड करके जो वो यूक्लिड विभाजन जो कि आपके फर्स्ट 1.1 में ही दिया गया है उससे जो वो यहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन मुझे लगता है बेस्ट मेथड जो वो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो इसको जल्दी से सॉल्व करके जो आप निकाल सकते हो। 12 के जो आप यहाँ पे जो निकालिए। ठीक है, गुणनफल निकालिए, इसके फैक्टर निकालिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालिए। इसके प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन देखिए जो भी हाईएस्ट है वो चेक करिए। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन है वो जो आपको दिख रहा होगा कि 5 से तो 12 नहीं जाता है। ठीक है, 5 से तो 12 नहीं जाता है। सॉरी एक मिनट, यस 5 से तो 12 नहीं जाता है, 15 तो जाता है, लेकिन 7 से जो दोनों ही नहीं जाते। तो 3 जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं 12 और 15। तो ऐसे भी आप जो इसका आइडिया लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए जो आपको फाइनल पेपर होगा वो जो वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तब जो वो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 12 और 15 की जगह कुछ और होगा, बाकी पूछा ऐसे ही जाएगा, या तो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इनमें जो वो मूलों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हम सम ऑफ रूट्स करते हैं, मतलब कि जो भी जीरोज की बात यहाँ पे जो वो इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो वो हम लोग किसकी बात करेंगे, सम ऑफ रूट की बात करेंगे। ठीक है, जब हम सम करते हैं, देखिए यहाँ पे जो वो ए बी और सी दे रखा है, तो यहाँ से जब ए बी और सी निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है, जो भी आपके पास समीकरण दे रखा है, तो यहाँ से जो भी आएगा उसको जब सॉल्व करेंगे, तो आपके जो भी अल्फा और बीटा, क्योंकि दो ही निकलेंगे, दो जो वो इसकी सबसे बड़ी पावर है, अल्फा और बीटा निकलेंगे। यहाँ पूछा है कि योगफल पूछा है, मतलब कि सम पूछा है। ठीक है, सम पूछा, देखिए सम निकालना है, तो इनका जो सम आता है वो -b/a के इक्वल आता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। c/a यहाँ पे एक ऑप्शन है, c/a जो वो यहाँ पे प्रोडक्ट आता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो वो c/a आता है जब हमारे पास दो, हमारे पास जीरोज है या दो जो वो हमारे पास रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, दो जो वो हमारे पास मूल दे रखे हैं, तो c/a आता है, गुणनफल आता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो वो c/a आता है, इसका तो वैसे आंसर जो वो -b/a जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन है d/a। देखिए d/a जब तब आता है जब जो वो a एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर होगा प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब कि कोई त्रिघात समीकरण है या जो वो क्यूबिक इक्वेशन है, तो वहाँ पे जो वो इसकी जो भी गुणनफल आता है वो जो वो डी अपॉन ए आता है। इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो, सी अपॉन ए आ रहा है क्योंकि सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे डी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे डी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको कंपेयर करके जो आप चेक कर सकते हो, जबकि इसका आंसर जो मूलों का योगफल जो -b/a आता है, तो इसका आंसर तो b/a होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, कहाँ चले गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो यहाँ पे लिखा है, देखिए दो जो वो यहाँ पे रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में जो वो यहाँ पे जब आप a1x प्लस b1y प्लस c1 जो वो इक्वल टू 0 या ठीक है, कोई जो वो रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की पावर जो वो यहाँ पे 1 नहीं है, y की पावर 1 है, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन वाली मैंने a2x प्लस b2y, जनरल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, b2y प्लस c1, सॉरी c1 ऊपर होगा तो c2 नीचे होगा इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करके दो आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, तो a1 और a2 निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे, c1 c2 निकालेंगे। उसके बाद जो आप कंपेयर करेंगे उसको कि a1 a2 जो वो b1 b2 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो जब इसने बोला कि कंडीशन दे रखी है a1 a2 अपॉन b1 b2 जो वो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, तो इसका यूनिक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि एक ही हल होता है इसमें। ठीक है, जब जब सभी इक्वल होते हैं तो इसके जो वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है,
अनेक हल होने का जो मतलब क्या है यहाँ पे आप समझिए, अनेक होने का मतलब है कि दोनों लाइनें जो वो एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। जब एक दूसरे के ऊपर से जाएगी तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर से जा रही है तो कई जगह आपस में मिलेंगी। जब कई जगह आपस में मिले तो कई सारे सॉल्यूशन हो गए, तो मानी मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा जब सभी इक्वल होंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C/C2 सभी इक्वल है। ठीक है, अगर मान लो जो वो ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले जो इक्वल है, A1 और A2 तो इक्वल है B1 और B2 के, लेकिन इसके इक्वल जो वो C1 और C2 नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जो आपके इस केस को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो वो दोनों लाइनें पैरेलल जाती है। अब दोनों लाइनें पैरेलल जाएंगी तो कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मिलेगी नहीं आपस में। अगर मिलेगी नहीं तो कोई हल नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा अगर आपके पास इसके इक्वल टू ऐसा लिखा होता है कि ये जो वो इक्वल नहीं है C1 और C2 के, जबकि ये इक्वल हो सकता है। तो ये ऐसा होगा तो कोई हल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो मिलेगी नहीं आपस में। जब मिलेगी तभी तो हल होगा, तभी तो कोई सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन का तो सीधा सा आंसर है कि केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक गलती यहाँ पे जो वो देखी गई है कि यहाँ पे देखिए, एक तो एक इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यस। यहाँ पे A1 और B1 हिंदी में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में D1 और D2 दिया है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, D1 D2 दिया रखा है, D1 D2 कहाँ से आ गया, ऐसा तो था ही नहीं कहीं पे भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। आगे भी कई सारी गलतियां हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि द्विघात समीकरण है कोई, ये तो ठीक है, द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन है एक ax² प्लस bx प्लस की में विविक्तर पूछा है। विविक्तर मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। तो b² माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा b²। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक AP पूछा है यहाँ पे, इसमें भी प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन करोगे तो ठीक ठीक कर लेंगे। लेकिन देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे 3 के बाद 1 लिखा है, 1 के बाद -1 लिखा है, जब ये माइनस में चला गया तो अगली भी माइनस में होगी। या आप देख रहे होंगे, क्योंकि एपी में जो वो सारबंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो 1 में से -3 करेंगे तो आपके पास मतलब कि A2 माइनस A1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। जब -1 में से A3 माइनस A1 करेंगे तो -1 में से -1 किया तो -2 आ जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन जब 3 में से माइनस करेंगे -1, तब जो वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे -3 होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ है। तो इतनी सारी गलतियां निकल गई यहाँ पे। ठीक है, कई सारी गलतियां हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह -3 होना चाहिए। ठीक है, 3 की जगह -3 होना चाहिए। इतनी ऐसी गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 की जगह -3 लिख लेते हैं। बल्कि यहाँ पे इंग्लिश में भी -3 नहीं लिखा है, गड़बड़ है बिल्कुल। वैसे इसका आंसर कॉमन डिफरेंस तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो, जबकि AP है ही नहीं। AP में तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो लास्ट वाला 3 नहीं -3 होना चाहिए। अब देखिए, जो भी पेपर डालने वाला है वो बेवकूफ है। जब भी क्यों पता है कि AP में जो कॉमन डिफरेंस होता है, तो एक भी टर्म, एक भी पद जो वो यहाँ पे अगर अलग निकला 3 और -3 में, आपको बताया कि कितना डिफरेंस होता है। एक प्लस का 3 होता है, एक माइनस का, एक जीरो के जो वो राइट हैंड साइड होता है, एक जो वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें। तो इसका वैसे आंसर तो -2 होगा, वो तो दिख रहा है। 1 में से, सॉरी 1 में से जो वो -3 करेंगे, सॉरी 1 में से क्या करेंगे, यस -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इतनी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -3 की जगह, सॉरी 3 की जगह -3 होना चाहिए था। एक तो ये गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पूछ रहा है कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जो वो 125 हो जाता है, और 12 का जो वो 144 होता है। इसको जब प्लस करेंगे तो 165 आ जाएगा, शायद 169 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर जब कितना होता है, मतलब वन, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे इसका। जब इसका प्लस करके जो 169 होता है, 169, क्योंकि स्क्वायर में आंसर है तो 169 जो वो किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। तो 13 का स्क्वायर जो वो इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो वो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9 सेकेंड स्क्वायर एक्स, जब कि 9 जो वो यहाँ पे कॉमन है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स नहीं ए है यहाँ पे, ए मतलब कि एंगल है कोई। ठीक है, थीटा भी हो सकता है इसकी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, कुछ इस तरह से है। तो सेकंड स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए जो वो 1 के इक्वल होता है। आपको होता है जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसमें ही सिर्फ 1 के इक्वल होता है, जब उसमें प्लस होता है sin और cos के बीच में। बाकी दोनों के बीच में जो भी होते हैं, बाकी रिलेशन जो भी बनते हैं, बाकी त्रिकोणमितीय फंक्शन जो भी दो होते हैं, उनके बीच में माइनस होता है, लेकिन इक्वल टू तो 1 ही होता है। तो ए जो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 के इक्वल हो जाएगा। तो 9 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा, तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वृत्त की दो बिंदु पर काटने वाले का, मतलब कि लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 पॉइंट। देखिए 3 चीजें होती है सर्कल में, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी 3 चीजें होती है। एक सर्कल सेंटर होता है। अगर मैं सेंटर, मतलब सर्कल में से एक ऐसी रेखा खींचूं जो कि एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, तो इसको सिंपल सा मीनिंग है, इसका स्पर्श रेखा होगी, मतलब कि टेंजेंट लाइन होगी। इंग्लिश में इसको टेंजेंट बोला जाएगा। मतलब कि वो एक ही पॉइंट पर स्पर्श करेगी, याद रखना। ठीक, एक पॉइंट पर स्पर्श करती है तो वो टेंजेंट होती है। अगर मैं ऐसी रेखा खींचूं जो बीच में से ऐसे निकल जाए दूसरी साइड, मतलब कि ऐसे जो वो ऐसे जा करके जो वो दूसरी तरफ निकल जाए, मतलब कि सर्कल से बाहर निकल जाए, अंदर भी जाए और बाहर भी निकल जाए, तो उसको जो वो हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। अब देखिए छेदक का जो वो इंग्लिश में मीनिंग है सिकेंट। सिकेंट मीनिंग है इसका, सिकेंट ऑफ द सर्कल। सिकेंट का मतलब दोनों तरफ ऐसे जाएगी रेखा, वो जो वो बाहर भी निकल जाएगी। देखिए बाहर निकल रही है। अगर मैं बोलूँ कि बाहर नहीं निकल रही है कोई रेखा, जैसे ऐसे जा रही है और ऐसे यहाँ तक पहुंची, एक तो डायमीटर होता है जो सबसे बड़ी जीवा होती है, आपको पता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ,
आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे ये जो वो सर्कल है, ऐसे जो वो एक रेखा गई यहाँ पे, जो एक लाइन सेगमेंट है इसको बोला जा सकता है, दो जो वो इसके फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जो बाउंड्री है वहाँ पे जो वो दो पॉइंट है, तो वहां तक ये लाइन जा रही है। तो यहाँ तक वो इसको क्या बोलेंगे, इसको जो आपको बताओ कॉर्ड बोलते हैं, CHORD कॉर्ड। हिंदी में इसको जो वो जीवा बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि दो बिंदुओं पर जो वो काटने वाली रेखा, ठीक है, काटने वाली रेखा। तो इसने जैसे ही बोला कि काटने वाली रेखा है, मतलब कि ऐसे जा रही है ऐसे निकल रही है, तो ये जो वो छेदक रेखा होगी, ठीक है, छेदक रेखा मतलब कि सिकेंट होगी, तो इसका आंसर जो वो सिकेंट हो जाएगा। अगर ये ऐसे बोलता कि जो वो बाउंड्री के पास ऐसे जा रही है, कॉर्ड होता वो, ठीक है, मतलब कि इससे बाहर नहीं जा रही है। मैं फिर से बना देता हूँ, जैसे ऐसे है कोई सर्कल वृत्त है, तो ऐसे जा रही है यहाँ तक, इससे आगे पीछे नहीं जा रही है, तो वो कॉर्ड होगा। अगर वो सेंटर से होते जा रही है वो तो डायमीटर होगा, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, सबसे बड़ी जीवा जो वो उसका व्यास होता है, जैसे आप इसको याद रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि, सॉरी मैं फिर से, यस, इसमें लिखा है कि सभी वर्ग जो वो क्या होते हैं, वर्ग पूछा है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, अगर मैं छोटा वर्ग बनाऊं, सभी साइड तो इसकी इक्वल होती हैं, सभी मतलब कि समरूप होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। जबकि जैसे सर्कल होता है तो बड़ा सर्कल बनाऊं तो सर्कल के जैसे ही दिखेगा वो भी, कोई अलग सा फिगर तो नहीं बनेगा। तो सर्कल भी समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। समरूप का मतलब है कि सिमिलर होते हैं। जबकि कॉन्ग्रुएंट जो यहाँ पे शब्द आ रहा है, सर्वांग सम जो शब्द आ रहा है, इसमें जो वो फिगर भी बराबर होती है, ठीक है, इसमें जो वो साइज भी बराबर होनी चाहिए। तो सभी वर्गों का साइज तो बराबर नहीं है उसका, तो इसलिए समरूप तो होंगी, सिमिलर तो होंगी, ठीक है, तो सिमिलर इसका आंसर हो जाएगा। जबकि सर्कल भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट पूछा जाए तो कॉन्ग्रुएंट में जो वो साइड भी बराबर होनी चाहिए, जैसे ए जो वो बिल्कुल मतलब कि इसकी जो साइड है मान लो 5 है तो इसकी 5 होनी चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो साइज बराबर होगा तब तो कॉन्ग्रुएंट होगी। देखने में भी बराबर लगना चाहिए तब कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, देखने में तो सेम है लेकिन एक बड़ा छोटा है, तो वो सिमिलर बोल सकते हैं, वो जो वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने वर्ग पूछा है तो समरूप होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में जो वो क्वेश्चन नंबर 10 में बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। तो एक लॉजिक आप याद रखिए यहाँ पे कि सिलेंडर जो वो इस टाइप का होता है, कोई भी फिगर ले लीजिए चाहे। आपको क्या करना है, बेस का एरिया फाइंड आउट करना है। बेस का है, बेस क्या है यहाँ पे, आधार क्या है, आधार जो यहाँ पे सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, उसमें जो वो हाइट को मल्टीप्लाई करना, आपका जो वॉल्यूम निकल जाएगा हमेशा ही। जैसे आप जो वो कोई बॉल सॉरी क्यूब लेते हैं, क्यूबॉइड लेते हैं, तो क्यूब में तो नीचे स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, मान लो एक साइड है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि इसकी हाइट भी साइड है, क्योंकि इसकी सभी साइड तो इक्वल है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड का क्यूब जो वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो वो बेलन में जो वो क्या हो जाएगा, बेलन में जो वो इसका जो भी बेस है वो जो वो सर्कल है, मतलब इसका एरिया जो पाई स्क्वायर होता है सर्कल का, वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, उसी में जो हाइट को मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमेशा ही आपने जब वॉल्यूम निकालना है किसी भी चीज का, तो आप बेस को देखिए, बेस में क्या है, उसका एरिया निकालिए, उसका क्षेत्रफल निकालिए, उसमें जो हाइट को मल्टीप्लाई करिए, आपका वॉल्यूम जो वो निकल जाएगा। तो इसका जो वो आंसर होना चाहिए पाई स्क्वायर एच, क्योंकि जो बेलन होता है, बेलन में जो वो नीचे स्क्वायर सॉरी सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर, और हाइट इसको मान लिया मैंने, ठीक है। जबकि ये जो स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट भी सॉरी स्लैंट हाइट में जो वो शंकु में होती है, कोण में होती है, तो पाई स्क्वायर एच जो वो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 10 क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे, अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो 11 12 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सभी पढ़ना पड़ेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है वैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यहाँ पे बोला है जब प्रायिकता पूछिए, प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन पूछे, तो याद रखिए एक ही बात याद रखनी है यहाँ पे, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो जो वो 1 में से ही होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूँ एक जो वो आधा होगा, मतलब आने की प्रायिकता जो वो आधी होगी, तो न आने की जो वो आधा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके जो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो वो ई की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो ई कितनी आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है, सिंपल है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाँ इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन नंबर 12 में। त्रिज्या आर वाले वृत्त, तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, सेक्टर पूछा है। तो सेक्टर जब भी हम देखते हैं सर्कल का, तो सर्कल है, इसका सेंटर है, एक त्रिज्या मान ली मैंने, एक रेडियस मान लिया है, मतलब कि त्रिज्या तो सभी जगह इक्वल होगी, तो एक त्रिज्या मैंने एक और मान ली। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका एरिया निकालो, ये जो बीच में निकल रहा है कुछ, ठीक है, इसको सेक्टर बोलते हैं वैसे, इसको जो वो सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं, त्रिज्या के बीच में जो भी खंड बचा है उसको त्रिज्या खंड बोलेंगे, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा कि, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वो एक छोटा त्रिज्या खंड होता है, एक वो जो बड़ा जो भी बच गया बाकी वो जो वो मेजर सेगमेंट होगा, बड़ा त्रिज्या खंड होगा। सेगमेंट बोल रहा हूँ, सेगमेंट नहीं होगा, सेगमेंट अलग होता है, सेक्टर बोलूंगा मैं। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, जो छोटा होगा वो माइनर होगा, जो बड़ा बचेगा वो जो मेजर होगा, सिंपल है। अब देखिए जब आप माइनर सेगमेंट को लेंगे, तो जो वो आपको थीटा ए लेना पड़ेगा, एंगल जो वो ए लेना पड़ेगा। जब आप मेजर का निकालोगे तो आपको थीटा जो वो ए लेना पड़ेगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वो एक क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एरिया कैसे निकलता है, पाई और स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आना चाहिए वैसे आंसर। अच्छा ये क्या हो गया यहाँ पे, यस आ गया फिर से। तो इसका जो जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, इसका जो एरिया आर है, तो ये आर हो गया, तो इसका जो ये जो एरिया मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मान लो थीटा है, मैं किसी और कलर से यहाँ पे बताता हूँ आपको, यस ए वाला कलर लिया, मान लो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा का बना है, तो इसका जो एरिया है वो ए वाला एरिया, तो इसको निकालेंगे पाई आर स्क्वायर
ठीक है, आर लिखा है मैंने बीच में, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ए इसका फार्मूला होता है, सेक्टर निकालने का फार्मूला सिर्फ यही होता है। थीटा अगर आप बड़े वाला लेंगे तो थीटा वो निकल जाएगा, बाहर वाला निकल जाएगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट सॉरी सेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखिए इसने बोला कि एंगल जो वो पी एंगल है, मतलब कि थीटा की जगह पी एंगल पी लेना है आपने, तो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी पाई आर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन लिया होगा तो यहाँ पे जो वो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन ठीक है। आर की जगह आर के बेस में, सॉरी बेस में नहीं, पावर में जो वो 2 होना चाहिए था यहाँ पे। बाकी ए वाला इसका राइट ऑप्शन होगा वैसे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ही गड़बड़ है, तो क्या करें अब। जो डालने वाला है वो भी बेवकूफ़ है। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे होगा। जब आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया मान ले मैंने, तो 2 से जो वो 720 जो कट जाएगा, यहाँ पे नीचे से 360 आ जाएगा, तब जो वो यहाँ पे पाई ये बचेगा। आर स्क्वायर मैंने मान लिया, आर के ऊपर स्क्वायर है, पाई स्क्वायर पी थीटा को जो पी मान के चले तो पी, ठीक है, पी अपॉन 360 तो आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो ए बनेगा उसके जैसे जब वो इसको सॉल्व किया जाएगा। ए तो नहीं बन रहा है, ए नहीं बन रहा है, तो ये फर्स्ट और सेकंड ना ही थर्ड होगा इसमें, जबकि इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यार इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं इसमें, तो कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हमने जो 12 क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको भी 12 क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो भी आपका फाइनल पेपर होगा टर्म 1 का। ठीक है, तो उसमें भी 85 का होगा, 15 मार्क्स आपके जो वो होंगे। तो यहाँ पे जो वो 12 में से आपको जो वो 10 क्वेश्चन करना पड़ेंगे, 2 आप जो वो स्किप कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हम बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।